हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लिए आए हैं एक बार फिर से एसएससी जीडी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप एसएससी जीडी के अलावा किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में टॉप 20 जीके क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं, जैसे संविधान से, हिस्ट्री क्वेश्चन से, आधुनिक भारत के इतिहास से और अन्य जगह से भी ये लिए गए जहाँ से भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट 20 क्वेश्चन, जिनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य से होकर ये नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा असम राज्य से होकर नहीं गुजरती। बाकी के 8 राज्य कौन कौन से हैं? बाकी के 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य याद रखिए। 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। तो वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं उसका क्या नाम है। तो जो मौसम की सारी गतिविधियां हैं इसी वायुमंडल की परत में होती हैं और वो वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें मौसम संबंधी सारी गतिविधियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और एडिशनल जानकारी ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी याद रखिए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन दोनों की उपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों ही अनुपस्थित हैं। तो
तीसरा कौन होगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा शहर हुआ था? तो इनमें से कौन सा शहर हुआ था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार? तो ये हुआ था सतारा। सतारा हुआ था सबसे पहले, फिर बाकी के उसके बाद हुए थे संबलपुर, झांसी, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? यानी कि भारतीय राज्य की कौन सी ऐसी सीमाएं जो कि भूटान देश के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती। बाकी ये तीनों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तीनों ही राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि इसके साथ सीमा साझा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व का जो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है वो है ईरान। ईरान जो है वो विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादक देश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम क्या है जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीन जीवन के स्थायी प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों लोगों ने अपना उपदेश दिया था, क्योंकि महावीर जैन धर्म से हैं और गौतम बुद्ध किस धर्म से हैं? तो बौद्ध धर्म से। और ये दोनों धर्म का जो उपदेश हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी और ये कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो ये हुआ था कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने सब किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी और अपने उन्नत के स्तर पर थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में उन्नत शिखर पर थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हड्डियों के अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को इन तक देखिएगा, सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में इनकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो मापन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने।
राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए, दादा भाई नौरोजी जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की का प्रथम मापन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होने वाली धातु है कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम ऐसी धातु है जो कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हर एक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, भीमबेटका गुफा है कहाँ? तो ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और ये एक पूरा पाषाण युगीन गुफा है भीमबेटका जो है, तो इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे एसएससी जीडी 2025 के लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एसएससी जीडी के अलावा आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट कीजिए कि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।